तो चैप्टर 3 इज अबाउट टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत बेसिक नॉलेज इसमें मिलेगा, बहुत डिटेल में है नॉलेज, लेकिन टर्मिनोलॉजी जो अपन यूज करते हैं इक्विटी मार्केट में एंड टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन डेब्ट मार्केट और डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड देयर फीचर्स जो अपन ने चैप्टर 2 पे में भी कवर किया था, बॉन्ड्स एंड देयर फीचर्स, उसको और थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो सिक्योरिटी मार्केट्स में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो डिप्लॉय करते हैं देयर सरप्लस फंड इन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, दैट आर प्री डिफाइंड फॉर देयर फीचर्स। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जिसके प्री डिफाइंड फीचर्स होते हैं, ठीक है, अंडर रेगुलेटरी सुपरविजन यानी सेबी आरबीआई, ठीक है, और मोस्ट केसेस लिक्विड होते हैं इन सेकेंडरी मार्केट। आप जब चाहो तब सेल उसको कर सकते हो, जब चाहे बाय कर सकते हो। तो दो टाइप की सिक्योरिटीज होते हैं, ठीक है, इशूड बाय सीकर ऑफ कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर्स। एक होता है इक्विटी एंड डेट, ठीक है। किसी भी बिजनेस को जब कैपिटल की जरूरत होती है टू फंड इट्स ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन, इट मेक अ चॉइस बिटवीन दिस टू टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। किसी भी बिजनेस को फंड की जरूरत होती है, चाहे वो ऑपरेशन के लिए हो, आप ऑपरेशन यानी कि डेली का खर्चा उनका हो गया, ठीक है, या एक्सपेंड करना है अपना बिजनेस। तो जो इक्विटी कैपिटल होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। इक्विटी कैपिटल इज अवेलेबल फॉर कंपनी टू यूज एज लॉन्ग एज इट नीडेड। जितने लंबे समय के लिए यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। लेकिन डेब्ट कैपिटल में क्या होता है, विल हैव टू बी रिटर्न आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि आपको एक टाइम पीरियड रहेगा, उस टाइम में एनी हाउ आपको रिटर्न करना है विथ इंटरेस्ट, ठीक है। इक्विटी इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके पास कोई फिक्स रिटर्न या रिटर्न ऑन प्रिंसिपल ऐसा कुछ फिक्स होता नहीं है, ठीक है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी, यानी कि आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर एवरी क्वार्टर मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इक्विटी इन्वेस्टर आर ऑनर ऑफ द बिजनेस। इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ऑनर होते हैं। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स आर लेंडर्स जो उधार दिए, ठीक है। इक्विटी इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। डेब्ट इन्वेस्टर ऐसा नहीं कर सकते, उनका कोई राइट नहीं होता। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है कि रेसिडुअल प्रॉफिट ऑफ ऑफ द बिजनेस वो बिलोंग करता है इक्विटी इन्वेस्टर्स। डेब्ट इन्वेस्टर क्लेम इट्स रेस्ट्रिक्टेड टू द पीरियडिक फिक्स कूपन। जो डेब्ट बॉन्ड्स जो खरीदते हैं उनको क्या मिलता है, एक फिक्स कूपन, और प्रिंसिपल जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो वापस मिल जाएगा मेच्योरिटी में। तो फंडामेंटल डिफरेंस होता है इक्विटी एंड डेब्ट सिक्योरिटीज में, ठीक है। दे आर सीन एज टू डिस्टिंक्ट असेट क्लास बिटवीन विच इन्वेस्टर मेक अ चॉइस, ठीक है। इक्विटी होता है रिस्की, लॉन्ग टर्म और ग्रोथ ओरिएंटेड इसकी। अगर इसमें ग्रोथ मिलती है तो बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और इसमें हाई वॉलेटिलिटी। जितना अच्छा बिजनेस परफॉर्म करेगा उतना अच्छा आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज होती है कि इक्विटी इन्वेस्टर को कोई एश्योरेंस नहीं होता कि आपको क्या रिटर्न जनरेट मिलेगा, ठीक है। और सिंस द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज बाउंड टू फ्लक्चुएट, ठीक है, सिंस द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाउंड टू फ्लक्चुएट, डेब्ट रिप्रेजेंट अ रिलेटिव लो रिस्क। बॉन्ड्स में लोअर रिस्क होता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि रिस्क नहीं होता, उसमें भी रिस्क होता है, लेकिन उसमें इनकम जनरेट होते रहेगा आपका टाइमली, ठीक है। अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल हो या ना हो, ठीक है, तो भी उनको आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट है वो पेड करना होगा, कूपन रेट, ठीक है। अगर कोई बिजनेस डिफॉल्ट करता है डेब्ट के या कूपन या रेट ऑफ इंटरेस्ट देने से, वहां पे एक बहुत बड़ा सिग्नल जाता है ना। कभी आप कभी सुने होंगे कि किसी कंपनी ने बॉन्ड के
कूपन पेड नहीं किए या इंटरेस्ट रेट पेड नहीं किया, वो बहुत बड़ा न्यूज जाता है मार्केट में कि इसमें बहुत बड़ी निगेटिव बात होगी। ठीक है, क्योंकि ऑल द रेसिडुअल प्रॉफिट जो होता है वो इन प्रॉफिटेबल बिजनेस वो जाता है इक्विटी इन्वेस्टर्स को। ठीक है, रिटर्न टू इक्विटी इन्वेस्टर इज लाइकली टू बी हायर, इनको रिटर्न ज्यादा मिलता है देन डेप्ट इन्वेस्टर्स। अब एक एग्जांपल के तौर पे बताया गया है, जैसे एक बिजनेस है, वो उसने बोरो किया फंड एट 12% और उन्होंने 14% रिटर्न जनरेट की। ठीक है, तो डेप्ट इन्वेस्टर्स को ओनली 12% मिलेगा एज प्रॉमिस। ठीक है, क्योंकि अपन ने प्रॉमिस किया था कि हमने तो 12% में बोरो किए फंड, लेकिन रिटर्न 14% जनरेट हुआ। तो जो 2% एक्सेस हुआ वो रिटर्न जाता है इक्विटी इन्वेस्टर्स में। ठीक है, लेकिन इसमें नुकसान क्या होता है कि इक्विटी इन्वेस्टर को डाउन साइड भी हर्ट करता है। ठीक है, अब आपको इक्विटी में करना है कि डेब्ट में करना है इज अ ट्रेड ऑफ। इन्वेस्टर जिसको लोअर रिस्क, डिजायरिंग लोअर रिस्क, तो वो डेब्ट को चूज कर सकते हैं, जिनको हायर रिटर्न चाहिए वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क ज्यादा होता है और रिटर्न भी ज्यादा होता है। अब फर्स्ट आता है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू बहुत इजी है, लेकिन यहां से कई बार क्वेश्चंस आते हैं। द नॉमिनल प्राइस ऑफ शेयर इज नोन एज इट्स फेस वैल्यू। जो नॉमिनल प्राइस होता है ना शेयर का, वो होता है फेस वैल्यू। द इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी इज कैलकुलेटेड बाई मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ शेयर बाई इट्स फेयर फेस वैल्यू। तो इक्विटी कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके और फेस वैल्यू कितनी है। जैसे एक कंपनी है जिसने 1 लाख शेयर इशू किए, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो इक्विटी कैपिटल कितनी हुई 10 लाख रुपीज। ठीक है, अब जो शेयर होता है या तो फेस वैल्यू से ऊपर में हायर प्राइस पे इशूड होता है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, और लोअर प्राइस पे होता है, लोअर प्राइस, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, फेस वैल्यू कंपनी की कभी जल्दी चेंज नहीं होती यूजुअली। ठीक है, अनलेस द कंपनी डिसाइड टू स्प्लिट और कंसोलिडेट। जब तक कंपनी ये डिसाइड ना करे कि उसको स्प्लिट होना है कि कंसोलिडेट करना है, तब तक फेस वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, फेस वैल्यू शेयर की कब चेंज होती है? स्प्लिट के केस में। ये याद रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन आता है। फेस वैल्यू कब चेंज होती है? स्प्लिट के केस में। और इंक्रीज कब होती है? कंसोलिडेशन में। ये क्वेश्चन आता है। इफ इन्वेस्टर होल्ड 1 शेयर ऑफ ₹10, द कंपनी डिसाइड टू स्प्लिट इट्स 1 शेयर इंटू 5। ठीक है, अगर 10 रुपए फेस वैल्यू और कंपनी ने डिसाइड किया है कि एक शेयर की फेस यानी कि हम 5 में स्प्लिट कर देंगे, तो उसकी जो रियल न्यू फेस वैल्यू है वो 2 रुपीज हो जाती है। ठीक है, और उनको 1 शेयर की जगह 5 शेयर होल्ड करने को मिलते हैं। और फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट कहाँ पे होता है? कैलकुलेटिंग द डिविडेंड पेबल ऑन अ शेयर। ठीक है, व्हेन डिविडेंड इज मेंशन एज परसेंटेज, तो परसेंटेज का क्या मतलब है? फेस वैल्यू का परसेंट। ठीक है, या ठीक है, फेस वैल्यू के परसेंटेज में आपको मिलता है। जैसे फेस वैल्यू है 10 रुपए और डिक्लेयर किया 30% डिविडेंड, इसका मतलब है 10 रुपए का 30%, शेयर की वैल्यू का नहीं, फेस वैल्यू का। ये याद रखिएगा हमेशा, और क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, अब कंपनी ने जैसे फेस वैल्यू है 2 रुपए और उसने 30% डिविडेंड इशूड किया, वो कितना हो गया? 60 पैसा। तो हमेशा याद रखिएगा कि फेस वैल्यू से ही डिविडेंड कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू के ही परसेंटेज में डिविडेंड कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, फिर होता है बुक वैल्यू। यहां तक समझ में आया? क्योंकि ये बहुत बेसिक है, अगर आप इसको अच्छे से नहीं करोगे आपको चैप्टर 8 और 10 ये दोनों नहीं आएगा समझ में। क्या चल रहा है कुछ नहीं समझ में आएगा। तो चैप्टर 8 और 10 को अच्छे से समझने के लिए आपको इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बुक वैल्यू ऑफ कंपनी इज द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। टू कंप्यूट बुक वैल्यू पर शेयर, नेट वर्थ ऑफ द कंपनी इज डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। ठीक है,
तो बुक वैल्यू पर शेयर मीन्स द थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ मनी ईच शेयर वुड गेट इन केस ऑफ कंपनी को टू वाइंड अप। बुक वैल्यू का क्या मतलब है? थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ मनी। आप कंपनी वाइंड अप करती है तो एक थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ मनी ईच शेयर आपको मिलेगा, ठीक है, वो होता है बुक वैल्यू। कभी भी आप किसी शेयर को देखते हैं तो वहां बी वी लिखा होता है, बी वी, तो वो होता है बुक वैल्यू। आप कभी बुक वैल्यू को देखिए तो आपको समझ में आएगा। बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा दो चीजें होती है, एक होता है शेयर कैपिटल और डेट, ठीक है। द असेट्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड इन द बैलेंस शीट इज एट इट्स बुक वैल्यू। जो असेट्स होते हैं ना कंपनीज के, वो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू की ही वैल्यू में दिया गया रहता है। कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन, यानी कि उसमें से डेप्रीसिएशन को माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। रियलाइजेबल यानी कि असली जो वैल्यू होती है ना, रियल रियल वैल्यू ऑफ असेट्स, वो डिफरेंट हो सकती है बुक वैल्यू। क्यों? और नेवर नोन विद सर्टेनिटी, यानी आपको पता नहीं है कि उसकी रियल में क्या वैल्यू हो सकती है। रियल वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। It is assumed that each asset of balance sheet may be converted into cash at its book value, ठीक है। Then after fully honoring the business liability, cash equivalent to net worth would be left for the shareholder, ठीक है। अगर आपको बुक वैल्यू तो मिल गई, ठीक है, इतने पैसे मिल गए, लेकिन आपको पहले लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी कंपनी से। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आप कितने परसेंटेज शेयर, यानी कि कितने पैसे आप शेयर होल्डर्स को देंगे। आपको बुक वैल्यू तो ऑनर हो गया, लेकिन बिजनेस की जो लाइबिलिटी है उसको भी कवर करना होगा, ठीक है। और लाइबिलिटी कवर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रियल वैल्यू असेट्स की कितनी है, या रियल में कितने पैसे मिलने वाले हैं। फिर होता है मार्केट वैल्यू। दिस इज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। मार्केट प्राइस क्या है शेयर का, ठीक है। द मार्केट प्राइस ऑफ इंटायर इक्विटी ऑफ कंपनी टर्म एज मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि पूरी कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या है, तो कंपनी का इक्विटी वैल्यू क्या है, तो उसको बोलते हैं मार्केट कैप। तो इसको मार्केट कैप को कैसे कंप्यूट करते हैं? मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, ठीक है। जैसे मार्केट प्राइस है 100 रुपए और 1 लाख शेयर है, तो इसको इक्वल करेंगे तो मार्केट कैप आ जाता है, ठीक है। और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिपेंड करती है कि एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस कैसा है कंपनी का, मार्केट सेंटीमेंट कैसा है, लिक्विडिटी कैसा है, ठीक है। फिर होता है रिप्लेसमेंट वैल्यू। किसी भी एक कंपनी, जैसे एक रिलायंस, आप सेम रिलायंस जैसी एक कंपनी, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम प्लांट, ठीक है, अगर आप सेटअप करते हैं तो आपको कितना कॉस्ट आता है सेम कंपनी बनाने के लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म। रिलायंस जैसी एक कंपनी बनाने में सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम प्लांट, सब चीज सेम रहेगा उसको, तो आपको कितना कॉस्ट बियर करना पड़ेगा आज के टाइम में, तो वो होती है रिप्लेसमेंट वैल्यू। फिर होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ असेट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो फ्रॉम द असेट्स, कितना कैश फ्लो जनरेट होता है, ठीक है। वॉरेन बफेट ने डिफाइन किया है कि इट इज द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कैश दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग इट्स रिमेनिंग लाइफ, ठीक है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट टू द इन्वेस्टर्स। ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आता ही आता है। इन्वेस्टिंग इन इक्विटी इज अबाउट एस्टिमेटिंग इंट्रिंसिक वैल्यू। जब भी अपन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपन एस्टिमेट लगाते हैं कि उसकी रियल वैल्यू क्या हो, ठीक है। एस्टिमेट वैल्यू क्या हो, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो। फिर होता है इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट देयर आर टू डिस्टिंक्ट नोशन ऑफ वैल्यू एंड प्राइस। पहला, इंट्रिंसिक वैल्यू इज द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स। ये एस्टिमेटेड वैल्यू होती है पर इक्विटी शेयर्स बेस्ड ऑन फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ऑफ कंपनी। मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच द शेयर ट्रेडेड इन द मार्केट, उसके ऊपर नहीं। कई बार क्या होता है,
taking into the account several factors, various estimate of intrinsic value. इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल भी हो सकती है मार्केट वैल्यू की, लेस भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है मार्केट प्राइस एट एनी टाइम। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू से तो उस शेयर को अंडर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है मार्केट प्राइस कम, और इंट्रिंसिक वैल्यू लेस है देन मार्केट वैल्यू तो उसको बोलते हैं ओवर वैल्यू, यानी कि ज्यादा ओवर वैल्यू। ठीक है, और गोल क्या होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का कि अंडर वैल्यू को बाय करें और ओवर वैल्यू को सेल करें। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि केवल इंट्रिंसिक वैल्यू देख लिया, अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू और अपन ने बाय कर लिया। बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जिसको अपन को देखना पड़ता है, जैसे क्वालिटेटिव फैक्टर, assess future potential of company based on factors such as quality of management, कैसा है मार्केट स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, बोलते हैं ना आर्ट भी है और कलर साइंस भी है, कि मैथ्स भी वहां पे काम करता है, और टेक्निकल जो होते हैं, जो चार्ट अपन देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आर्ट और साइंस दोनों है इक्विटी इन्वेस्टिंग। ठीक है, फिर होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी अपन ने जस्ट अभी देखा था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप होता है कि इतना पैसा आपको लगेगा उस कंपनी को बाय करने में, इज द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय आउट अ इंटायर कंपनी एट इट्स करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, आपको उतने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, उस कंपनी को अगर आपको खरीदना है। और कंप्यूट कैसे होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द कंपनी मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। जैसे एक कंपनी है जिसके 1 लाख शेयर इशू है और ट्रेड हो रही है 20 रुपीज में, तो उसका मार्केट कैप कितना हुआ, 20 लाख। ठीक है, विथ चेंज इन इक्विटी प्राइस मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी चेंज कंटिन्यूसली। तो अगर 20 से 25 30 40 50 100 जितना भी चले जाता है तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैप भी चेंज होते हैं। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, किसी को भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, और आपको इस बुक को पढ़ते हुए ये भी याद रखना है कि आपको अपना एक नॉलेज, आपको एक प्रो लेवल का बनाना है। ठीक है, मैं इसलिए ऐसा कहता हूं क्योंकि ये अगर आपने आरए का सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया तो ये आपको आने वाले 2 3 कोर्स, अगर आप और भी सर्टिफिकेट एग्जाम देना चाहते हैं जैसे पीएमएस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तो वहां भी ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, ट्रेडेड स्टॉक आर ऑफन कैटेगराइज बाय मार्केट कैप। जो मार्केट कैप के अनुसार बहुत से स्टॉक जो है वो कैटेगरी में आते हैं, जैसे ब्लू चिप स्टॉक। ब्लू चिप में लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैप। ठीक है, जिसका जितना मार्केट साइज बड़ा होगा वो ब्लू चिप में ही आते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि दे अट्रैक्ट लार्ज सेट ऑफ इन्वेस्टर बोथ रिटेल इंस्टीट्यूशन और इंजॉय हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है ब्लू चिप स्टॉक में। ठीक है, मिड कैप स्टॉक रिफर टू दोज कंपनी विच इंजॉय गुड लेवल ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, बट आर मीडियम इन टर्म ऑफ मार्केट कैप साइज। ठीक है, इनका मार्केट साइज कम होता है, लेवल गुड होता है, लिक्विडिटी ठीक होती है। स्मॉल कैप में जो मार्केट कैप जिनका बहुत छोटा है, ठीक है, और उसमें ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती। ठीक है, तो उसको स्मॉल कैप कहते हैं। इन सभी के अलावा भी जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, लार्ज कैप नेक्स्ट 200 500, इसके अकॉर्डिंग भी स्टॉक्स को यानी कि कैटेगराइज किया जाता है। मार्केट कैप से क्या पता चलता है, इंडिकेटर ऑफ साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक मार्केट ऑफ कंट्री। अगर मार्केट कैप से आपको ये पता, सेकंड, रेशो ऑफ मार्केट कैप टू जीडीपी ऑफ कंट्री, इसका भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करते हैं, साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक मार्केट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, यहां तक क्लियर, एनी डाउट्स? देखिए बहुत सिंपल चीजें हैं लेकिन बहुत डिटेल है, और जितने डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ उतने ही डिटेल में एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में नहीं आते हैं, पूरे टेक्निकल जैसा लैंग्वेज में अपन पढ़ रहे हैं उसी लैंग्वेज में आते हैं। फिर होता है इंटरप्राइज वैल्यू। इंटरप्राइज वैल्यू रिफर टू द ओवरऑल वैल्यू ऑफ
बिजनेस, आपके पूरे ओवरऑल बिजनेस की वैल्यू क्या है, ठीक है। सिंस द बिजनेस इज फंडेड बाय वेरियस सोर्स ऑफ कैपिटल, क्योंकि बहुत सारे कैपिटल से सोर्स किया गया, इक्विटी भी होगा, डेब्ट भी होगा, तो इट इज कंप्यूटेड एज द सम ऑफ वैल्यू ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। तो इंटरप्राइज वैल्यू को कैसे निकाला जाता है? वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी, वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट प्लस वैल्यू ऑफ प्रिफर कैपिटल प्लस डेब्ट माइनस कैश, कैश इक्विवेलेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो यहां से आपकी ईवी वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्राइज वैल्यू, इसको देखिएगा क्योंकि यहाँ से केस स्टडीज भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। ये चैप्टर 10 में भी अच्छे से डिटेल में दिया गया है। अगर आप अभी इसको अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं तो आने वाले क्लासेस में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट शुड बी बेस्ड ऑन देयर फेयर मार्केट प्राइस वैल्यू, सिंस इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटी एंड बैंक डेट। तो एनालिस्ट को कई बार प्रॉक्सी भी यूज करना पड़ता है कुछ चीजों, कुछ के मार्केट के फेयर वैल्यूज को, ठीक है। जैसे यहाँ बैलेंस शीट में आइटम दिया है, कॉमन इक्विटी, प्रेफर कैपिटल, डेब्ट आउटस्टैंडिंग, कैश एंड इक्विवेलेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो सेम आपको केस स्टडीज में भी पूछा जाएगा। अब इसमें कंपनी इक्विटी कंप्रोमाइज ऑफ 10 लाख शेयर्स, फेस वैल्यू 10, करंट मार्केट प्राइस है 340, 340। तो इंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले आपको मार्केट कैप निकालना पड़ेगा जो हो गया 34 करोड़, ठीक है। फिर इसमें आपको प्रिफर कैपिटल को ऐड करना है और डेप्ट आउटस्टैंडिंग को प्लस करना है। इसमें माइनस आपका हो जाएगा कैश इक्विवेलेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो ईवी वैल्यू आपकी आ जाएगी 45 करोड़। नेक्स्ट होता है अर्निंग, हिस्टोरिकल, ट्रेलिंग एंड फॉरवर्ड। ये देख लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आता है। अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं कि अर्निंग क्या होता है। प्रॉफिट, जो अपने को प्रॉफिट मिल रहा है। जैसे नेट प्रॉफिट आर द प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी ओनर्स, जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो इक्विटी ओनर्स का होता है, ठीक है। जैसे ईबीट, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आर अवेलेबल टू सर्व बोथ इक्विटी एंड डेब्ट होल्डर, ठीक है। और ईबीटा इज अवेलेबल, EBI, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड amortization, is the earning available to a business to replace its asset over a period of time, ठीक है। जो अर्निंग होती है प्रीवियस ईयर्स की उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल अर्निंग, ठीक है। और लास्ट 4 क्वार्टर्स की जो अर्निंग होती है उसको बोलते हैं ट्रेलिंग, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और जो अपन फ्यूचर की प्रोजेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं फॉरवर्ड अर्निंग। फ्यूचर का जो प्रोजेक्शन होता है ना कैलकुलेट करके, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड अर्निंग। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है अर्निंग पर शेयर्स। जो नेट प्रॉफिट है अपने को पता है कि शेयर होल्डर्स का होता है। नेट प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो अर्निंग पर शेयर इज द नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल पे दिया है, ईपीएस इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। तो नेट प्रॉफिट अपने को दिख रहा है 10 लाख और आउटस्टैंडिंग शेयर है 2 रुपीज, तो ईपीएस इसका 5 हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट करने के लायक है कि ईपीएस जितना हाई होगा प्रॉफिटेबिलिटी, उतना बेटर होगा शेयर होल्डर्स की अर्निंग, ठीक है। और जिसकी ईपीएस लो होगी उसके कंपेयर में अपन हाई ईपीएस शेयर्स को प्रिफर कर सकते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। फिर होता है डिविडेंड पर शेयर्स। डिविडेंड जनरली डिक्लेयर होता है परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ठीक है। अभी जस्ट अपन ने देखा था कि फेस वैल्यू के परसेंटेज में होता है, जैसे 40% डिविडेंड दी है और फेस वैल्यू 10 है, तो कितना हुआ 4 रुपीज पर शेयर, वो होता है डिविडेंड पर शेयर। यहां तक कोई क्वेश्चंस?